Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of theory of demand. हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा थ्योरी ऑफ डिमांड. आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग डिटरमिनेंट्स थे वो कौन से हैं. कल हमने डिटरमिनेंट्स किए थे तो डिटरमिनेंट्स के अंदर हमने किया था कल Px ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड थर्ड इज इनकम. आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स एक्सपेक्टेशंस. क्या है एक्सपेक्टेशंस. जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी कमोडिटी को लेकर वो हमेशा उस कमोडिटी की डिमांड को क्या करती है इफेक्ट करती है. अभी कहोगे ना हमारी एक्सपेक्टेशंस ही डिमांड को कैसे इफेक्ट करती हैं. देखो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नियर फ्यूचर्स उस गुड्स की क्या आने वाली शॉर्टेज, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इफ यू एक्सपेक्ट दैट कि द कमोडिटी इज शॉर्टेज या फिर हम ये कहें कि शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में क्या हो जाएगी कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी. तो आप अभी के लिए प्रेजेंट में क्या कर दोगे इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को बढ़ा दोगे. क्या कर दोगे डिमांड को इंक्रीज कर दोगे. यदि आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि नियर फ्यूचर उस कमोडिटी की जो क्या होने वाली है मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होने वाली है तो आप क्या करोगे अभी के लिए डिमांड को कम कर दोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आफ्टर कल्टीवेशन फूड ग्रेन की मार्केट में बहुत सप्लाई होती है तो हम ये कहें कि मार्च और अप्रैल का जो टाइम होता है उस टाइम फूड ग्रेन की सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा होती है. ये वही अगर हम ये सोचते हैं अगर हमें क्या करना है कि नवंबर या दिसंबर में हम सोचते हैं कि अभी हम फूड ग्रेन वीट परचेज करें या ना करें. हमें पता है कि नियर फ्यूचर में सप्लाई बढ़ने वाली है और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी ऑटोमेटिकली प्राइस तो गिरेंगे. क्या गिरेंगे प्राइसेस गिरेंगे. तो अभी हमारे लिए खरीदना क्या नहीं है ज्यादा, हम कहेंगे हमारे लिए खरीदना ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी जो परचेज कर रहे हैं वो कैसा मिलेगा हमें हाई कॉस्ट के ऊपर. क्योंकि पता है नियर फ्यूचर में क्या होने वाली है इसकी सप्लाई बढ़ने वाली है. तो हम डिमांड कब करते हैं फिर मार्च अप्रैल में ही डिमांड करते हैं क्योंकि उस टाइम हमें क्या मिल जाता है वो चीप रेट के ऊपर वो गुड्स अवेलेबल हो जाता है. वही अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं यदि आप क्या करते हो उस टाइम डिमांड नहीं करते मार्च अप्रैल डिमांड नहीं करते वीट की आप कहते हो नहीं नवंबर दिसंबर में परचेज कर लेंगे. तो क्या नवंबर दिसंबर में कहीं से कल्टीवेट होने वाला है वीट नहीं होने वाला. उस टाइम तो क्या आने वाली शॉर्टेज और आने वाली है. क्या आने वाली है शॉर्टेज. और जब भी गुड्स की किसी भी गुड्स की शॉर्टेज आती है ऑटोमेटिकली उसके प्राइस क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं. ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो ये कारण है हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिमांड की इफेक्ट करती है. एक सिंपल से इसका एक एग्जांपल भी है. जैसे कि आपको क्या करना है कोई व्हीकल परचेज करना है कोई भी हम कहीं कोई गुड्स परचेज करना है तो मोस्टली लोग आपने देखो कहते हैं कि हम दिवाली पर लेंगे क्योंकि दिवाली पर क्या चलेगा डिस्काउंटिंग ऑफर. क्या चलने वाला दिवाली पर डिस्काउंटिंग ऑफर अच्छा सा ऑफर आएगा हम तब उसको परचेज करेंगे. इट मींस फ्यूचर से एक्सपेक्टेशंस की जा रही है. तो आप अभी क्या कर रहे हो अपने डिमांड प्रेजेंट डिमांड आप कम कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर दिवाली के टाइम में एक बम्पर ऑफर निकलेगा हम उस टाइम क्या करेंगे उस कमोडिटी को परचेज करेंगे. क्लियर हो गया. फिफ्थ है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो हमेशा किसको कौन इफेक्ट करता है उसको हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस. जिस कमोडिटी को बायर बहुत ज्यादा लाइक करता है जिस कमोडिटी को वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देता है इट मींस वो उसकी क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा. भाई जिस भी कमोडिटी को क्या करता है ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देता है और ज्यादा से ज्यादा हम कहें उसको लाइक करता है उस कमोडिटी की डिमांड को ज्यादा करेगा. जिस कमोडिटी को प्रेफरेंस नहीं देता जिस कमोडिटी को प्रेफरेंस नहीं देता चाहे वो कमोडिटी महंगी है सस्ती है हमारी डिमांड किसके अकॉर्डिंग चल रही है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चल रही है. किसके अकॉर्डिंग चल रही है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शंस. क्या है मार्केट डिमांड फंक्शंस. तो मार्केट डिमांड फंक्शंस क्या है तो मार्केट डिमांड फंक्शंस के अंदर जो पहले 5 फंक्शंस रेफरेंस थे वो तो सेम एज इट इज हैं px pr y t एंड e. उसमें 2 फंक्शंस है वो और एक्स्ट्रा ऐड कर लिए yd क्या है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम. YD क्या है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम है. तो डिस्ट्रीब्यूशंस इनकम और N क्या है पॉपुलेशन. तो सबसे पहले है YD डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हमारे सभी को पता है कि कंज्यूमर की इनकम का हमारी इंडियन इकोनॉमी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल है. कहीं ज्यादा है इनकम और कहीं बहुत कम है. तो अकॉर्डिंग टू इनकम क्या की जाती है डिमांड की जाती है.
जहां पर ज्यादा डिमांड होगी वहां लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, और जो दूसरे गुड्स कौन से थे हमारे इंफीरियर, उन गुड्स की डिमांड कैसी होगी, कम। क्योंकि इंडियन लोगों की इनकम ज्यादा है तो लग्जरी गुड्स को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। कौन से गुड्स को प्रायोरिटी देंगे, लग्जरी गुड्स को प्रायोरिटी देंगे। और जिन लोगों की इनकम बहुत कम है वो किसको प्रायोरिटी देंगे, वो इंफीरियर गुड्स को प्रायोरिटी देंगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम करेंगे। मतलब कि अकॉर्डिंग टू इनकम क्या की जाती है, डिमांड की जाती है। अब है नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसका मतलब है साइज एंड नेचर ऑफ द बायर, डिमांड विल बी इफेक्ट्स बाय द साइज एंड नेचर ऑफ द बायर। बायर के साइज और नेचर से हमारी डिमांड क्या होती है, इफेक्ट्स होती है। साइज से और बायर के, इनका बायर के नेचर से इफेक्ट होती है। जहां पर क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, इट मींस लार्ज क्वांटिटी आर डिमांडेड। जहां पर क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर तो लार्ज क्वांटिटी आर डिमांडेड। जहां पर क्या है, लेस नंबर ऑफ बायर तो लेस क्वांटिटी आर डिमांडेड। जैसे हमने जहां की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती है वहां उतनी ही ज्यादा क्या होती है, डिमांड होती है। जैसे हम कहें गुड़गांव है, दिल्ली है, मुंबई है, वहां का एरिया बहुत ज्यादा, वहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहां पर लोग डिमांड भी तो ज्यादा करते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा बायर्स होंगे, जितने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, वो उतनी ही ज्यादा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट्स थे, कुछ हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस के थे और कुछ किसके थे, मार्केट डिमांड फंक्शंस। अब नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मांग का नियम। क्या होता है मांग का नियम? देखो लॉ है, इट मींस इट बेस्ड ऑन अजम्पशंस। ध्यान रखना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी लॉज हैं कंप्लीट किसके ऊपर बेस्ड है, ये अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, अजम्पशंस। या अजम्पशंस देखी जाती हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड, other things remaining constant, other things remaining constant मतलब other things तो कैसी रहें, constant रहें, quantity demand and price have inverse relationship is called law of demand. other things remaining constant, जो जितनी भी दूसरी थिंग्स है वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो उसको क्या कहा जाएगा, पर लॉ ऑफ डिमांड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, लॉ ऑफ डिमांड। बट ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इन अजम्पशंस को फॉलो करते हो तभी आपकी लॉ ऑफ डिमांड सक्सेस है, अदरवाइज सक्सेस नहीं है। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी ऑल डिमांड, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस हैव ऑलवेज इनवर्स रिलेशंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशंस हमेशा हो। तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे भी, वो क्या है। तो पहले अजम्पशन देख लेते हैं, अजम्पशंस क्या हैं इसके। अजम्पशंस के अंदर है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है ना, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का कांस्टेंट नहीं है तो टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलेगा तो प्राइस को नेगलेक्ट कर देगा। भाई जब वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलेगा तो प्राइस को नेगलेक्ट कर लेगा। वो हैवी प्राइस मतलब हाई प्राइस के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अजम्पशंस मानकर चलो कि आपके टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला। जैसा टेस्ट और प्रेफरेंस पहले था और अभी भी कैसा रहेगा, वो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहेगा। नेक्स्ट है, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। और बायर की जो इनकम है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखो कंज्यूमर कभी भी प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड कब चेंज करता है, जब उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आता। यदि उसकी इनकम क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो यदि उसकी इनकम चेंज हो रही है, इनकम बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस उसे इतना इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसकी इनकम भी साथ साथ बढ़ रही है। तो मानकर चल रहे हैं कि इनकम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। एंड थर्ड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। ये मान ले कि जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जैसे रिलेटेड प्राइस में चेंज आ जाएगा, जैसे कि टी एंड कॉफी है, अगर क्या है हम कॉफी कंज्यूम करते हैं और टी हम कंज्यूम नहीं करते और कॉफी महंगी हो जाती है तो टी को कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस है उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम क्या, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स रहेगा। एंड लास्ट है, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट। कंज्यूमर को क्या नहीं करना है, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है
any significant change in the availability of the commodity in the near future, कि near futures के अंदर commodity की जो availability है उसमें कोई भी change आएगा, ये expect कर कर उसे नहीं चलना है। अगर वो expect करके चलता है तो उसे डर रहेगा near future में पता नहीं गुड्स की shortage आ जाए और मुझे बहुत महंगा खरीदना पड़े, तो मैं आज ही डिमांड कर लेता हूँ चाहे वो आज कॉस्टली है। तो ये मानो कि क्या करना है कि ना तो नियर फ्यूचर्स के अंदर गुड्स की अवेलेबिलिटी में कोई चेंज आने वाला है, ना इनकम में चेंज आने वाला है, ना ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आने वाला है, ना ही कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, जो टेशन प्रेफरेंस है उसमें कोई चेंज आने वाला है। उस कंडीशंस में तो क्या रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड हमारा सक्सेस रहेगा। क्लियर हो गया? अब हमने कर लिया लॉ ऑफ डिमांड क्या है और उसके असम्पशंस हमने कर ली। अब इसको थ्रो द शेड्यूल और डायग्राम कैसे हमें समझाना है। जैसे शेड्यूल है, देखो यहाँ पर प्राइसेस क्या हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 4 5। प्राइस क्या हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। 1 2 3 4 5 तो क्वांटिटी क्या हो गई, 5 4 3 2 1। क्या हो गई क्वांटिटी, 5 4 3 2 1। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हुए डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और ये क्या बन गया हमारा कर्व। क्लियर हो गया? डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है। तो जब भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस भी 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है जनरली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। उस टाइम आपको क्या बताना है, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग, उसके असम्पशंस, शेड्यूल एंड डायग्राम कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन राइज होता है, why more of good is purchased when its price fall। जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं तो ज्यादा कमोडिटी क्यों खरीदी जाती है, या फिर why the slope of demand curve is downward। जो डिमांड कर्व है किसका, डिमांड कर्व है हमारा, उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, उसका मेन रीजन क्या है। तो वो क्या क्यों होता है ऐसा, तो वो रीजंस हमें करने हैं क्यों होता है। सबसे पहले तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने थर्ड चैप्टर के अंदर किया था, सेकंड चैप्टर में किया था ये, कि क्यों होता है ऐसा। तो ऐसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण है। क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, its additional utility tend to be decline। उसकी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। यदि देखो जैसे जैसे प्राइसेस रिड्यूस होते गए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जाएगी, उसकी यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, टेंड टू डिक्लाइन, कम होती चली जाएगी। इस कारण से भी लॉ ऑफ डिमांड कैसा होता है हमारा, स्लोप डाउनवर्ड होता है। इसीलिए क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी परचेज करते हैं। फिर इनकम इफेक्ट्स, इनकम इफेक्ट्स के कारण भी होता है। जैसे ही प्राइसेस फॉल होते हैं, जैसे ही प्राइस क्या होते हैं फॉल, तो जो हमारी रियल इनकम होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रियल इनकम मतलब हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च करने वाली जो इनकम है वो क्या हो जाती है, ज्यादा। सपोज पहले हम क्या करते हैं, बिस्किट का पैकेट लेते थे 10 रुपीज में, ठीक है, आज उस बिस्किट के प्राइसेस कितने हो गए, 5 रुपीज हो गए। तो हम 10 रुपीज के अंदर 1 क्वांटिटी लेते थे, आज हम 10 रुपीज में कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, 2 क्वांटिटी ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं, 2। तो हमारी रियल इनकम बढ़ गई ना। अब हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कौन कितनी है, 2 यूनिट्स को परचेज करने की परचेजिंग पावर है। कितने यूनिट्स को, 2 यूनिट्स को परचेज। तो इनकम इफेक्ट्स के कारण भी डिमांड कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। थर्ड है सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट्स। थर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट्स के कारण भी, तो सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट्स ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। और हम ये भी देखते हैं कि जब भी किसी एक कमोडिटी की जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं तो गिवन कमोडिटी की डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उस कारण भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो डाउनवर्ड होता है, या फिर डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड। अब है साइज ऑफ बायर ग्रुप, जहां जितने ज्यादा क्या होते हैं बायर्स, मतलब कि मोर बायर्स मतलब मोर डिमांडेड एंड लेस बायर तो लेस डिमांड। जितने ज्यादा बायर होते हैं उतनी ज्यादा क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो वे जितने ज्यादा बायर होंगे वो डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे, कम से कम बायर होंगे तो कम से कम डिमांड करेंगे। फिर है डिफरेंट यूजेस।
टॉफी कमोडिटी के क्या होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो यूजेस के ज्यादा होने के कारण भी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड कर्व का स्लोप है, डाउनवर्ड होता है। अब डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, क्या है मिल्क, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, मिल्क के बहुत सारे यूजेस है, अकॉर्डिंग टू प्राइस क्या हो जाते हैं, चेंज। यदि मिल्क कैसा है हमारा कॉस्टली, हम कहेंगे पी प्राइसेस पर है, तो हम क्या करेंगे, उसके यूजेस को कम कर देंगे। भाई प्राइसेस ज्यादा है तो यूजेस क्या करने पड़ेंगे, हमें उसके कम करने पड़ेंगे, कि हम फिर कम से कम क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे और कम से कम उसके यूज है, मतलब या तो हम ड्रिंकिंग के लिए टी या कॉफी के लिए यूज करेंगे। अगर प्राइसेस मिल्क के पी से P1 हो जाते हैं, यहाँ पी से कितने हो जाते हैं, P1 प्राइस हो जाते हैं, उस सिचुएशन में देखो यूजेस भी क्या हो गए, क्यू से Q1 हो गए, क्यू से क्या हो गए, Q1 हो गए, क्योंकि हमने उसके यूजेस को बढ़ा दिया। अब हम कर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, उसको स्वीट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पनीर बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस कम होते हैं मिल्क के, तो हमारे यूजेस बढ़ जाते हैं, यूजेस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो यूजेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस कारण भी डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। क्लियर हो गया। अब है कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब कुछ अपवाद है कि वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज फेल, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वो एक्सेप्शंस क्या हैं जहां फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है जितनी भी हमारी प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं होती हैं, उस सिचुएशंस में प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड चेंज नहीं होती। हम ये कहें कि एज प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशंस नहीं होता। वेबलन गुड्स है हमारे, कौन से वेबलन गुड्स है, फॉर एग्जांपल डायमंड। डायमंड की डिमांड मार्केट में ज्यादा क्यों है, सभी लोग डायमंड को खरीदना क्यों चाहते हैं, क्योंकि डायमंड बहुत कॉस्टली है। डायमंड कैसा है, कॉस्टली, मतलब अगर उसकी प्राइस ज्यादा है तब तो लोग डिमांड करें, अगर वो भी वेजिटेबल फ्रूट्स के रेट मिलने लग जाए डायमंड, तो क्या लोग उसकी डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे। फॉर जैसे सेम क्या है, शेयर मार्केट के शेयर्स हैं, जितने शेयर के प्राइस बढ़ते हैं उतना लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतनी डिमांड करते हैं शेयर्स की, और जितना शेयर सस्ता होता चला, जितने प्राइस के गिरते चले जाते हैं उतने लोग क्या करते हैं, कम डिमांड करते हैं। तो यहाँ तो प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन हुआ, पॉजिटिव हुआ, प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशन नहीं हुआ। तो यहाँ तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो गया। तो हमें ये पढ़ना है भी लॉ ऑफ डिमांड कुछ सिचुएशन में फेल भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस में और लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा क्या रहे, सॉरी क्वांटिटी डिमांड में प्राइस में हमेशा इनवर्स रिलेशन रहे। अब है सेकंड गिवन गुड्स। जो हमारे गिवन गुड्स होते हैं, गिवन गुड्स रेफर्स टू दोस गुड्स which are very low quality than to inferior goods। जो ऐसे गुड्स होते हैं जो इंफीरियर गुड्स से भी लो क्वालिटी के होते हैं, जो इंफीरियर गुड्स से भी कैसे होते हैं, बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि सेल वगैरह में कोई गुड्स मिलता है तो कैसे बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं, तो उनकी जो डिमांड है प्राइस के साथ रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर प्राइसेस ज्यादा है तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, हमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, इसलिए प्राइस क्या है, इनके प्राइस ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा करेंगे, और जितने प्राइसेस डाउन होते चले जाते हैं लोग उसकी डिमांड करनी कम कर देते हैं, उसकी डिमांड करनी कम कर देते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी, जितने प्राइसेस कम होंगे उतनी क्वालिटी क्या होती चली जाएगी, उनकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो गिवन गुड्स के अंदर जो भी उनका प्राइस इफेक्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। प्राइस बढ़ेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस कम होंगे तब डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन नहीं रहेगा। एंड थर्ड है इरेशनल जजमेंट। कई बार कंज्यूमर कैसे जजमेंट करता है, इरेशनल जजमेंट करता है। इरेशनल जजमेंट का मतलब है कि व्हेन अ कंज्यूमर गिव प्रायोरिटी ऑफ क्वांटिटी देन टू प्राइसेस। कई बार कंज्यूमर किसको प्रायोरिटी देता है, क्वांटिटी को प्रायोरिटी देता है अकॉर्डिंग टू हम ये कहें कि प्राइसेस, या फिर कई बार कंज्यूमर किसको प्रायोरिटी देता है, क्वालिटी को प्रायोरिटी देता है अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस। हम सबसे पहले लेते हैं क्वांटिटी। कई बार हमने सुना भी है कि अगर हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, हम पूछते हैं भाई मैंगो आपने क्या रेट दिए, तो मैंगो उसके लिए बोलता है, बोल आम क्या रेट है आपके, मैंगो क्या रेट है, कि आप 80 रुपीज पर केजी आप ले सकते हो, इतने हमें नहीं लेने। हाँ 100 रुपीज में आप 1.5 केजी देते हो तो हम इसको परचेज करने के लिए रेडी हैं। 1.5 केजी अगर आप देते हो 100 रुपीज में, तो वहां आप क्या कर रहे हो, 80 रुपीज पेमेंट करने रेडी नहीं हुए, लेकिन आप 1.5 के लिए 100 रुपीज पेमेंट करने रेडी हो रहे। इट मीन प्राइसेस भी बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्या बढ़े, प्राइस मतलब 80 से प्राइसेस कितने बढ़े हैं, 100 बढ़ गए। वही क्वांटिटी 1 केजी से 1.5 केजी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो दोनों में डिफरेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया।
तो रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। यहाँ कंज्यूमर ने प्रायोरिटी किसको दी थी, क्वांटिटी को। किसको प्रायोरिटी दी थी, क्वांटिटी को। किसको देखते हो, प्राइस को देखते हो। प्राइस उसने नहीं देखी, उसने क्वांटिटी देखी है। दूसरा, कई बार कंज्यूमर क्या करता है, क्वालिटी को प्रेफरेंस देता है। किसको, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे उसे जितने हाई प्राइसेस पेमेंट करने पड़े। तो जितनी ज्यादा कॉस्टली होती है उस कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा परचेज करता है। तो हाई प्राइस पर वो हाई डिमांड करता है और लो प्राइस के ऊपर हमेशा लो डिमांड करता है। उसको हम बोलते हैं इरेशनल जजमेंट। तो ये है, इसके अंदर हमारा जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व का जो स्लॉप है वो स्लॉप कैसा बनेगा, अपवार्ड स्लॉप, OX OY। ये होता है हमारे डिमांड कर्व का। किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन के अंदर स्लॉप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है, अपवार्ड। इट मींस यहां लॉ ऑफ डिमांड विल बी फेल, यहां फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं।